हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने बात करी थी कि हम दो भागों में चर्चा करेंगे। तो आज कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये दूसरा भाग होगा। तो इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो होगा और 17वीं वीडियो होगी ये। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी जो शेष बची रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के उपयोग है, सामान्य उपयोग, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो अगली अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो है अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन क्या होता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का किसी हम अपचायक की उपस्थिति में, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन की उपस्थिति में जब अपचयन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक से पहले ये एल्डिहाइड में अपचयित होते हैं, फिर एल्डिहाइड से जाके ये प्राथमिक एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि दो में से एक आपको नाम लेना है, डाइबोरेन की उपस्थिति में या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और एल्डिहाइड फिर प्राथमिक एल्कोहलों में अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपचायक रूप में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइबोरेन का उपयोग कर सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो अपचायक होता है उसका उपयोग हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में नहीं करते क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम एच टी की जगह पे कार्बोक्सिलिक की जगह पे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है, बहुत बार इसको पढ़े हैं आपने। ये एल्डिहाइड है और ये है प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं CCCOOH, इसका अपचयन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiNH4 की उपस्थिति में और इसके साथ में हम ईथर की प्रेजेंस रखेंगे। तो इसको जब हम अपचयन में क्या प्रयुक्त होता है हमको पता है, हाइड्रोजन प्रयुक्त होते हैं। तो हाइड्रोजन जब इस COOH को क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन इसके एक ऑप्शन को निकाल के जेल बनाएंगे, एक तो H2O बनेगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन हम यूज करेंगे, दो हाइड्रोजन इसके एक ऑप्शन को निकाल के जल बनाएंगे और बाकी CH3CHO बन जाएगा। तो CH3CHO अगले स्टेप पे ये बनेगा CH3CHO। अब यहाँ इसका फिर से अपचयन करेंगे, फिर से दो हाइड्रोजन इसको क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा एक कार्बन के साथ और ये CH3CHO की बजाय कितना हो जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। और इधर क्या बना, इधर ये बन गए एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों का जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो ये एसिटिल्डिहाइड बनाता है, फिर ये पुनः इथिल एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो ये हो गई इसकी अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उसका प्राथमिक एल्कोहल में अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन लेंगे। दूसरी रिएक्शन हम लेंगे इसका विकार्बोक्सिलीकरण, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनका विकार्बोक्सिलीकरण कैसे करते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या है कार्बोक्सिलिक अम्लों की, ठीक है, देखते हैं। तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो दूसरी हो जाएगी डिकार्बोक्सिलेशन। यानी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये निकलती है कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, जिस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी तो क्या होगा, जो COOH ग्रुप है तो COOH ग्रुप से CO2 ग्रुप बाहर निकलती है कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया।
कैसे निकलेगी देखिए। इसके लिए पहले एक काम ये हम करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, तो इनकी हम क्रिया कराते हैं सोडा लाइम से। किससे क्रिया कराते हैं? इधर नीचे देखिए सोडा लाइम से। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH यानी कास्टिक सोडा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका 3:1 अनुपात का मिश्रण, यानी कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड के 3:1 के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? सोडा लाइम। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है तो पहले इस NaOH से क्रिया करता है। किससे क्रिया करेगा? NaOH से क्रिया करेगा। तो NaOH से क्रिया करके क्या बनाता है? ये इधर इसका हाइड्रोजन और NaOH का OH, ये दोनों क्रिया करके बनाएंगे RCOONA। क्या बनाएंगे? RCOONA बनाएंगे, और साथ में बाहर निकलेगा जल निकलेगा। अब ये जो RCOOA बना यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, इसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बन गया ये? सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट क्या करेगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट अब फिर से सोडा लाइम से NaOH और CO इसे क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलेगी Na2CO3 के रूप में। किस रूप में निकलेगी? Na2CO3। Na2CO3 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड से तुरंत क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाएगी। बाकी कितना बचा? RH ये बचेगा। ये क्या होते हैं? H, ये क्या है? तो कुल मिला के क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया जब हमने सोडा लाइम से कराई तो हमको एल्केन प्राप्त हुआ। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनेशन हम किसे बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडा लाइम से क्रिया करके एल्केन देते हैं। ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में CO2 निकलती तो है, लेकिन वो तुरंत सोडियम ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाती है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस अभिक्रिया को 11th में आपने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक में एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है, तो इसकी जब हम क्रिया सोडा लाइम से कराएंगे तो NaOH इसे रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करके बनाएंगे सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड है, दोनों क्रिया करके बनाएंगे जल। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस NaOH ये क्रिया किससे करेंगे? ये क्रिया करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO से। अब ये दोनों Na2CO3 CO2 है और NaO दोनों क्रिया करके Na2CO3 बना देंगे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल जाएगी CO2, और इधर बचेंगे RH। ये क्या हो जाएंगे? एक मिनट, अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले चुके हैं एसिटिक एसिड का, तो यहाँ पे बनेंगे CH3H। क्या बनेंगे? CH3H, क्योंकि R की जगह पे हमने यहाँ पे एल्किल ग्रुप लिया है मिथिल, तो मिथिल में जब ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3 इसका मतलब क्या होता है? CH4। इसको हम क्या कहेंगे? मेथेन। क्या कहेंगे इसको? मेथेन। तो ये हो गया मेथेन। अब यहीं पर हम अगर प्रोपियोनिक एसिड ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे एथेन बन जाएगी, फिर ब्यूटाइलिक एसिड लेंगे तो फिर यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगी। इस तरह से आगे हम चले जाएंगे तो हम ये कार्बोक्सीकरण की दिखा देंगे। इस प्रक्रिया को भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में है अगली वलय प्रतिस्थापन, सॉरी वलय प्रतिस्थापन नहीं है, इसके बाद हम पढ़ेंगे HVZ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों की HVZ अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की HVZ अभिक्रिया क्या होती है? HVZ अभिक्रिया HVZ का पहले तो आप पूरा नाम लिख लीजिए, हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलिंस्की।
ठीक है। ये HVZ का पूरा नाम एल होलहार्ट जेनेस्केप है। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया लाल फास्फोरस व क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो एस्टिक एसिड, अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होती है। हैलोजन की जगह पे हमको इस अभिक्रिया में क्या लेना है? क्लोरीन या ब्रोमीन। तो अगर आप मान लें कि हैलोजन की जगह पे हमको क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है तो इस अभिक्रिया को आप ऐसे बता सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया हैलोजन से कराने पर अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? आपने बताया है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, उससे जो कार्बन जुड़ी होती है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उस अल्फा कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाती है। तो अल्फा हाइड्रोजन एग्जाम्पल इसका सपोज कर लेते हैं COOH है, ये क्रियात्मक समूह, इससे ये कार्बन जुड़ी है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हमने मान लिया अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड है। कि अगर ये क्रियात्मक समूह है तो ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया जब कराई जाती है हाइड्रोजन और लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस पे हाइड्रोजन से क्रिया जब कराई जाएगी तो क्या होगा? तब अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे, यानी यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा RCH COOH, और यहाँ का जो हाइड्रोजन हटा है किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है, और साथ में जो हाइड्रोजन हटेगा वो दूसरे हैलोजन से रिएक्शन करके HX बनाएगा। तो ये अल्फा पोजीशन है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाए। शर्त यहाँ पे ये है कि आप हैलोजन की जगह पे यहाँ पे दो ही चीजें ले सकते हैं, या तो आप क्लोरीन लेंगे या फिर ब्रोमीन। ठीक है। तो ये दो हैलोजन, तो जब क्लोरीन लेंगे तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे, जब आप ब्रोमीन लेंगे तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो बात क्लियर हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल है इसका CH3COO। चलिए एस्टिक ही हमने ले लिया CH3COOH, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Br2 से, किसकी प्रेजेंस पे? लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। फिर ब्रोमीन के साथ में ब्रोमीन जल हमको लेना पड़ता है Br2H2, आप इसको दिखा सकते हैं। अब क्या होगा? ये क्रियात्मक समूह है तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हटेगी, यहाँ पे जुड़ेगा ब्रोमीन, क्या बनेगी? CH2 सिंगल बॉन्ड इधर Br हो जाएगा, यहाँ पे COOH, यानी COOH में कोई चेंजिंग नहीं। तो कुल मिला के ये अभिक्रिया जो है वो एल्किल ग्रुप की अभिक्रिया है। किस अभिक्रिया? ये एल्किल ग्रुप की अभिक्रिया। साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा HBr। तो ये हो गया अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो। पहले ये थे एस्टिक एसिड, अब ये हो गए अल्फा ब्रोमो एस्टिक एसिड, अल्फा ब्रोमो एस्टिक एसिड हो। IPC में आप लिख सकते हैं COOH को हम एक नंबर गिनते हैं, जिसको हम दो कहेंगे, तो बनेगा 2 ब्रोमो एथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा? 2 ब्रोमो एथेनोइक अम्ल। तो ये हो गई HVZ। क्या बहुत आसान है, एग्जाम में खूब पूछी जाती है, इसको तैयार कर लेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन से कराने पे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। HVZ अभिक्रिया होगी। तो HVZ अभिक्रिया के बाद में अब हम देखेंगे कि जो एरोमेटिक अभिक्रियाओं में वलय प्रतिस्थापन होते हैं, जो है रिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वो कैसे होता है उसको देखते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल, इसकी बात करते हैं। तो बेंजोइक अम्ल जो है इनमें कार्बोक्सिलिक यानी COOH समूह का बेंजीन वलय पर
इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति मेटा निर्देशकारी प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? मेटा निर्देशकारी प्रभाव होता है। तो मेटा निर्देशकारी प्रभाव उसकी वो अनुनाद संरचनाओं के द्वारा स्पष्ट होता है। अनुनाद संरचनाएं पहले लगा चुके हैं, वहां से देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा पोजीशंस पे अधिक रहता है और आर्थो पैरा पे पॉजिटिव बनते हैं CWH के केस में। तो इसका मेटा निर्देशकारी प्रभाव, तो इसका जो भी प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही जो भी प्रतिस्थापन होगा वो मेटा स्थितियों पर होगा, आर्थो और पैरा स्थितियों पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से इसकी अभिक्रियाएं हैं जैसे कि नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं या सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं, वो केवल मेटा व्युत्पन्न करते हैं, आर्थो पैरा व्युत्पन्न नहीं करते। देखिए कैसे देखते हैं। सपोज करिए कि हम इसका नाइट्रीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रो समूह को जोड़ना है। तो HNO3 ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। कहते हैं कि नाइट्रीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका जब नाइट्रीकरण करेंगे तो क्या होगा? ये आर्थो स्थिति है, ये मेटा स्थिति है। तो ये भी आर्थो डैश है, ये मेटा डैश है। तो ये एक इधर बनेगी, एक मेटा पोजीशन सेम है, ये आर्थो ये पैरा। तो पैरा और आर्थो छोड़ दिए, बाकी मेटा बनेगा। तो क्या बनेगा? सिर्फ एक ही प्रतिस्थापन बनेगा। कौन सा? मेटा डैश COOH। अब या तो इस मेटा पे आप जोड़ दीजिए या इस मेटा पे, तो दोनों बातें एक ही। ठीक है, तो ये बनेगा मेटा व्युत्पन्न। तो ये हो जाएगा M नाइट्रो मेटा नाइट्रो मेटा नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक। क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो बेंजोइक, ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है वो कहाँ पे होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के केस में ये मेटा पोजीशन पे होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह का बेंजीन वलय पर कैसा प्रभाव होता है? मेटा निर्देशकारी प्रभाव होता है। ठीक है, एक चीज इसको आप करेंगे। इसके बाद में ये तो नाइट्रीकरण होगा। अगर अब आपको सल्फोनीकरण करना है, इसको नोट कर लीजिए। अगर सल्फोनीकरण करना है तो आप क्या करेंगे? तो आपको एजेंट बता दें, तो ये हटा दीजिए। सल्फोनीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में होता है। ये NO2 की जगह पे SO3 ग्रुप जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपका सल्फोनीकरण। ठीक है, ये क्रिया आप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हैलोजनीकरण क्रिया हम लोग देखते हैं। कौन सी क्रिया? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अभिक्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे? हैलोजन ले लेंगे। ये COOH ग्रुप हाइड्रोजनीकरण करेंगे Br2 FeBr3। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन हमने ब्रोमीन ले लिया तो इसका फेरिक ब्रोमाइड की उपस्थिति में करेंगे। ये क्या हो जाएगा? COOH ऊपर तो है, ये एल्डिहाइड बना रहेगा। मेटा पे प्रतिस्थापन होता है तो चाहे इधर का हाइड्रोजन हटाएंगे, चाहे इधर का, जिधर का हटाएंगे वहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगी, साथ में Br जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक। क्या हो जाएगा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक, ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन में प्रतिस्थापन दिखा सकते हैं आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है? अब इसको आपको उपयोग दिखाने हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो उपयोगों पे हम चर्चा करेंगे। तो उपयोग देखेंगे। फार्मिक अम्ल का उपयोग HCl फार्मूला होता है, तो इसका उपयोग रंगाई ताई में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वस्त्र उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योगों में, इनमें सब में फार्मिक अम्ल का उपयोग होता है। एस्टिक अम्ल का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग विलायक के रूप में, एक तो विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है, दूसरा ये हम जानते हैं सिरके का घटक है तो इसका उपयोग सिरके के रूप में होता है। सिरके के रूप में एस्टिक एसिड का उपयोग होता है। एडिपिक अम्ल से बनाया जाता है नाइलॉन 66, ये आर्टिफिशियल रेशा है, बनाया जाता है नाइलॉन 66।
पदार्थ है, कृत्रिम रेशा है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग क्या किया गया? सुगंधित पदार्थ होता है, इसका उपयोग सुगंधित पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। सुगंधित पदार्थों में सुगंध के रूप में बेंजोइक अम्ल को उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है, बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है, सोडियम बेंजोएट। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। जो उच्च वसाम्ल यानी उच्च अणुभार के जो वसाम्ल होते हैं, जैसे कार्बन 15 या कार्बन 16 परमाणु युक्त जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, तो उनका उपयोग किया जाता है फिर साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से ये उपयोग हो गए यूजेस इसके कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ, ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती, तो इसको आप तैयार करिए। और इस चैप्टर से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनता है एग्जाम के लिए, तो और कन्वर्जेंस भी इस चैप्टर से बनते हैं, तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, इसको पूरा का पूरा तैयार करिए। ठीक है, धन्यवाद।